जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाया। इसका जो भी रीज़न है ये आप लोगों को पता ही है, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में सारा चीज़ बता दिया था। मैं अपनी ड्यूटी के सिलसिले में बाहर था और रात में मैं आया हूँ रूम पे, और उसके बाद ये वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ। मैंने 2 वीडियो पीछे डाला और आप लोगों ने उसे देखा, लाइक किया और कमेंट भी किया। मुझे बहुत से छात्रों ने मुझे बहुत तरह की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो मैं उनके कमेंट्स का भी जवाब नहीं दे पाया हूँ। आज सोचता हूँ मैं दूंगा, क्योंकि मुझे समय मिला है। और अब मैं धीरे धीरे जो बोला था कि क्लास दूंगा, वो आज मैथ का पहला क्लास आज मैं देने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर होगा संख्या पद्धति। क्योंकि संख्या पद्धति चाहे वह कंपटीशन के छात्र हों चाहे एकेडमिक के छात्र हों, उनसे उसको रूबरू होना पड़ता है। ये बहुत ही वाइटल रोल निभाता है आपके एजुकेशन में, चाहे आप एकेडमिक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। बहुत बड़ा इसका योगदान है। इसलिए मैंने सबसे पहला जो चैप्टर चुना है वो संख्या पद्धति चुना है, और आज उसके संदर्भ में आपको एक चार्ट के माध्यम से सारा चीज़ समझाऊंगा। बिल्कुल उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो मैं समझाना चाहूँगा, और उस चीज़ को अच्छी तरह से समझने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें छोटा से छोटा जो क्वेश्चन निकलता है उसमें कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि आज के डेट में होता क्या है कि कोई भी कंपटीशन में वो बहुत नीचे से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, इस चीज़ों पर वो कभी गौर नहीं करते। और जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं वो बिल्कुल आपके चैप्टर पर तुरंत आ जाते हैं और चैप्टर में कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी होता है, जिसके जो चीज़ अगर आप जान जाएं तो बहुत सारे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। इसका मैं आज कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और आप ये अगर समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन किस प्रकार आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। यह है संख्या पद्धति। इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में बोले तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। देखिए, आप हिंदी लैंग्वेज के छात्र हों या इंग्लिश लैंग्वेज के छात्र हों, लेकिन जो टर्म्स आते हैं उसे आपको इंग्लिश में जानना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में हिंदी का भी क्वेश्चन बनाया जाता है, हिंदी लैंग्वेज में भी, उसमें इंग्लिश के टर्म्स ऐड कर दिए जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बनाया जाता है, लेकिन कभी कोई त्रुटियां आ जाती है उसमें, किसी क्वेश्चंस को समझने में, किसी टर्म को समझने में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आपको डाउट कुछ लगता है, तो वहाँ पे इंग्लिश वाला जो मीडियम का जो टर्म होता है उसे माना जाता है, हिंदी वाले को आपको गलत कर दिया जाता है। इसलिए टर्म्स को आप निश्चित रूप से इंग्लिश में याद करें। इसलिए मैं आज उन टर्म को दोनों ही लैंग्वेज में बताऊंगा। बाद बाकी डिफाइन मैं हिंदी में करूंगा, लेकिन टर्म्स हम दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि ये हम देखे हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में ये मुझे अनुभव मिला है। बहुत से ऐसा भी एग्जाम दिए जहाँ पे क्वेश्चन को हमने देखा, हिंदी में वो क्वेश्चन कुछ था, इंग्लिश में कुछ था, लेकिन इंग्लिश को माना गया, हिंदी को नहीं माना गया वो टर्म। इसलिए वो टर्म आपको जानना जरूरी है। देखिए, आज हम शुरू करते हैं। यह है संख्या, जिसको कि हम लोग नंबर बोलते हैं। नंबर मुख्य रूप से संख्या को
दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या की विशेष चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि काल्पनिक संख्या की सिर्फ एक कल्पना है, रियल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है, और न ही कंपटीशन के ख्याल से भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी चीज़ें हैं शॉर्ट में उसे बता देता हूँ, लेकिन काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर जिसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, इसको हम लोग अवास्तविक बोल दें, अवास्तविक संख्या भी बोला जा सकता है इसको। तो वास्तविक नहीं है तो ये अवास्तविक है। ये भी किसी किसी बुक में आपको नाम देखने को मिलेगा, किसी किसी बुक में इसका नाम सम्मिश्र संख्या देखने को मिलेगा। सम्मिश्र संख्या। किसी किसी बुक में इसका नाम आपको जटिल संख्या भी देखने को मिलेगा। जटिल संख्या, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आईएससी मैथ के स्टूडेंट्स होंगे वो इसके विषय में बहुत अधिक जानकारी रखते होंगे, और ऐसे करना तो कंपटीशन के ख्याल से न ही वास्तविक जीवन में इसका विशेष महत्व है, इसका ये ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इस पर विशेष चर्चा नहीं करूँगा। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं उसमें हम देखें किसी भी संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होता है। जैसे 1 का वर्ग करें 1 होगा, या -1 का वर्ग करें वो भी 1 होता है। लेकिन ऐसी संख्या जैसे हम लोग देख लें, जैसे 1, इसका वर्ग तो यानी स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो 1 होगा, लेकिन अगर इसी में -1 आ जाए तो फिर इसका स्क्वायर रूट कैसे आप निकालेंगे। इसी को डिनोट करने के लिए एक इमेजिनरी नंबर की कल्पना की गई है, और इससे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका वैल्यू आई लिया जाता है। इस चीज को थोड़ा सा जान लीजिए बस, अब इसमें ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे। अब जो मुख्य रूप से इसके विषय में हमको जानना है वो है वास्तविक संख्या, जिसे कि हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। IRRATION, इरेशनल नंबर। अब थोड़ा सा मैं अपरिमेय संख्या की चर्चा कर लेता हूं, इसमें भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे √2, √3, वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सके उसे हम लोग अपरिमेय के अंतर्गत लाते हैं। जैसे √2 हम ले लिए, इसका वर्गमूल निकाला जाए तो ये दशमलव में आएगा, ये चलता चला जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा दशमलव के बाद में। इसलिए इस तरह की संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने कई बार इस क्वेश्चंस को एग्जाम में देखा है।
वो है पाई। पाई से आप रूबरू हैं, जिसका कि हम लोग यूज करते हैं। जैसे सर्कल का हम एरिया निकालें तो उसमें पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, और भी बहुत सारा जगह पर पाई का यूज है। और वहाँ पे पाई की जगह पर हम लोग 22/7 यूज करते हैं। तो 22/7, तो 22/7 तो वो तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये अपरिमेय संख्या है। तो इसके विषय में और डिटेल हम बाद में बता देंगे। अभी ये जान लीजिए कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। तो ये हमेशा याद रखिए, पाई अपरिमेय संख्या है। अब ये क्यों है, ये डिटेल्स बाद में कभी कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या पर, जिसे कि हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या के 3 भाग। पहला है पूर्णांक, जिसको कि हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, INTEGERS, इंटीजर्स, पूर्णांक हो गया। दूसरा होता है भिन्न, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। और तीसरा दशमलव, जिसको डेसिमल कहते हैं। मुख्य रूप से दशमलव को अगर देखा जाए तो इसे भिन्न का एक टाइप ही कहते हैं। भिन्न का जब हम टाइप बताएंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें से हम आपको बताएंगे कि इसे भी एक टाइप, इसका नाम दिया गया है दशमलव भिन्न। लेकिन दशमलव भिन्न के विषय में बहुत सारा चीज़ हमको जानना है। इस भिन्न के विषय में बहुत सारा चीज़ जानना है, इसलिए यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया गया है। ऐसे शॉर्ट में देखा जाए तो भिन्न के अंदर दशमलव को हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसको सेपरेट हम इसलिए किए हुए हैं, और बहुत सारे बुक में आपको ये सेपरेट भी मिलेगा, बहुत सारे बुक में आपको ये भिन्न के अंदर ही शामिल किया हुआ मिलेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। इसको इसके अंदर रखें या फिर इसको सेपरेट रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सेपरेट रखें, उसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, इसका भी वीडियो अलग से रहेगा, इसका भी वीडियो अलग से रहेगा, तो फिर उसका सारा कंसेप्ट हम क्लियर कर पाएंगे। इसलिए इसको हमने इसको अलग कर दिया है। चलिए अब हम देखते हैं दशमलव के विषय में थोड़ा सा जानकारी भी यहाँ पे दे देते हैं, चूँकि ये सब थोड़ा थोड़ा जानकारी देंगे। और पूर्णांक के विषय में थोड़ा डिटेल हम बताएंगे, क्योंकि इसका जो है हमको एक हो सकता है कि दोनों को मिला के एक सेपरेट वीडियो कर दें, या नहीं तो फिर जैसा देखेंगे वैसा हम करेंगे। अभी फिलहाल आप जान लीजिए दशमलव क्या होता है। दशमलव भी जैसे कि हमने लिखा 1.3, 2.33, 3.77, कहीं पे हम देखते हैं रेकरिंग रहता है, कहीं पे ऐसा रहता है 1 अंक पे रेकरिंग रहता है, कहीं पे 2 अंक पे रेकरिंग रहता है। तो इस तरह की संख्याएं हमको देखने को मिलती है। इसके विषय में थोड़ा सा हम बाद में देख लेते हैं। अभी भिन्न, भिन्न जैसे कि हम लोग देखते हैं 2/3, 5/7, जो अंश और हर के रूप में रहे। भिन्न को जब हम डिफाइन करेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि भिन्न को का डिफिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार के भिन्न को कितने भागों में बांटा गया है, और उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज बेसिकली हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि संख्या कहाँ से कैसे संख्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसमें इस चार्ट को आप याद रखेंगे तो बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए पूर्णांक के विषय में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब पूर्णांक क्या है। पूर्णांक को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक
पूर्णांक, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर जैसे हम देखें -1, -2, -3, ये सभी संख्या इंफिनिटी तक जाएगी, निगेटिव इंटीजर्स। दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा इसको यहाँ पे लिख देते हैं ये शून्य, जिसको हम लोग 0 भी कहते हैं, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धनात्मक पूर्णांक। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसा नाम से ही यहां स्पष्ट होता है, पूर्णांक। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो यह होता है पूर्ण जोड़ अंक, मीन्स पूर्णांक। इसका कहने का अर्थ ये हुआ, ये हमेशा पूर्ण रहेंगे, ये हमेशा पूर्ण रहेंगे। ये किसी के साथ कोई ना तो बाई में इसका कुछ रहेगा, मतलब ये हमेशा इस टाइप से ये पूर्ण संख्या के रूप में रहेंगे। पूर्ण मतलब पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ही तो इसके साथ कोई दशमलव रहेगा, 9 ही तो इसके साथ कोई फ्रैक्शन रहेगा। ये हमेशा आपको इस तरह से दिखेंगे जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है। लेकिन ये धनात्मक नाम से स्पष्ट है, इसका मतलब इसके पहले पॉजिटिव साइन लगा रहेगा। लेकिन जनरली पॉजिटिव साइन होता नहीं है। किसी भी डिजिट के पहले अगर पॉजिटिव साइन है तो भी ठीक है, नहीं भी है तो उसको हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। लेकिन अगर उसी को निगेटिव में व्यक्त करना हो, निगेटिव साइन देना जरूरी है। नहीं अगर किसी भी संख्या के पहले, और साइन ये चीज जान लें, इस साइन किसी भी संख्या को लिखने के पहले लिखा जाता है। साइन कोई संख्या जैसे कि हम लिखे यहाँ पे -1 तो पहले साइन फिर 1। और स्टूडेंट्स कभी बच्चे ये गलती कर देते हैं कि कोई कैलकुलेशन करते हैं तो इसके आगे जो साइन रहता है उसको समझ लेते हैं ये इसका साइन है। ऐसा नहीं करना है, साइन पहले होता है और फिर वो डिजिट होता है, इस चीज को ध्यान देना है। और ये अगर कोई साइन नहीं रहे तो ऑटोमेटिक वो प्लस है, मीन्स धनात्मक संख्या है। और इसी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग कह देते हैं प्राकृतिक संख्या। यही प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं हम लोग। और हम लोग डिफिनेशन में जब देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो उसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, इस तरह से ये अनंत तक चली जाती है, तो इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसी के साथ ही एक संख्या आता है, वह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? ये प्राकृतिक और पूर्ण है। अगर इसके साथ 0 को मिला दिया जाए तो ये अपने आप को पूर्ण समझ लेता है और ये पूर्ण हो जाता है। चूंकि बगैर 0 के हम संख्या पद्धति की तुलना नहीं कर सकते हैं। 1 से 9 तक संख्या को लेकर हम संख्या पद्धति की बात नहीं कर सकते हैं। जब तक 0 उसके साथ नहीं आएगा वो पूर्ण हो ही नहीं सकता है। अपने आप को पूर्ण करने के लिए उस सिस्टम में 0 को शामिल करना पड़ेगा। इसीलिए जब 0 को प्राकृत संख्या के साथ शामिल कर लिया जाए तो इसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे कि हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। डिफिनेशन तो बाद में बताएंगे, बहुत सारा एक एक संख्या का डिफिनेशन बताएंगे, पूरा जो संख्या है उसके विषय में बताएंगे। और अभी थोड़ा सा हम चलते हैं ये दशमलव भिन्न, क्योंकि यहाँ से हमको एक चीज लिंक करके दिखाना है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं दशमलव भिन्न के ऊपर। देखिए
क्योंकि दशमलव वीडियो पर एक वीडियो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा कैसे कैसे बांटा गया है उसको हमको लिंक करना है। यहाँ पे एक चीज़ समझाना बहुत जरूरी है, जो कि अगर इसके साथ ही हम नहीं समझा देते हैं इस चार्ट के साथ, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे हम ये समझाना चाहेंगे। जैसे दशमलव है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, दशमलव को दो भागों में बांट देते हैं। पहला है शांत, शांत, और दूसरा है अशांत दशमलव। शांत मीन्स इसको इंग्लिश में बोला जाए तो टर्मिनेटिंग, और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, शांत मतलब जैसे हम देखें 7/2, तो ये 3.5 हो गया, ये शांत हो गया। इसके आगे और डिजिट इसमें नहीं आएगा, ये शांत हो गया। और अशांत मीन्स ये बढ़ता चला जाएगा, ये शांत नहीं होने वाला है। दशमलव के बाद डिजिट एक के बाद एक के बाद एक ऐसा चलाता रहेगा। इसको भी दो भाग में बांटा गया है। पहला है अशांत अनावर्ती, मतलब ये है नॉन रिपीटिंग, और दूसरा होता है रिपीटिंग। चलिए पहला इसको लिख देते हैं, पहला रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। इसको बोलते हैं अनावर्ती, आवर्ती, ये हो गया आवर्ती, ये हो गया अनावर्ती। यहां पे इसको देखा जाए तो ये हो गया अशांत आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसको देखा जाए तो ये हो गया अशांत अनावर्ती, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये अशांत है। अशांत में भी क्या है, ये एक संख्या रिपीट नहीं करेगी। यहाँ पे कभी कभी हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग देख लें 2/3, तो 0.666 ये चलता चला जाता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.6 पर ओवरलाइन कर देते हैं, मीन्स ये संख्या बार बार आती रहेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, ये अशांत तो है, शांत नहीं है, बिल्कुल 6 चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये आवर्ती है, मीन्स रिपीटिंग है, एक ही संख्या बार बार आएगी, 0.6 ये 6 ये तक चलते रहेगा। इस तरह जब एक ही संख्या बार बार रिपीट करे तो उसी को बोलते हैं रिपीटिंग, यानी आवर्ती। यानी ये जो संख्या हुआ, ये दशमलव के अंदर कौन सी संख्या हुई, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, अशांत आवर्ती। और यहाँ पे हम संख्या देखेंगे तो अशांत होगा और ये आवर्ती भी नहीं होगा, मीन्स जैसे देख ले हम लोग 1.3208 ऐसा जो संख्या आती रहेगी, कोई भी संख्या एक के बाद एक संख्या अलग अलग आती रहेगी, अशांत है ये। और उसके बाद ये अनावर्ती है, एक संख्या रिपीट नहीं करेगा, ये अलग अलग संख्या आएगी। और इस तरह की जो संख्या होती है अशांत अनावर्ती, मीन्स ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया आपका अशांत अनावर्ती। और ये अशांत अनावर्ती जो होता है, जो दशमलव का एक भाग है, इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि इस तरह की जो संख्याएं हमको मिलेगी वो अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि परिमेय के अंतर्गत ये अपरिमेय खुल जाता है, इसीलिए इसको हम लोग परिमेय के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से ये यहीं से आता है और इसी को ये अपरिमेय डालते हैं। यानी इस तरह की संख्याओं को जहां भी देखेंगे हमको क्वेश्चंस में मिलता है, इस तरह का कुछ दे दिया जाता है, बोलता है इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, तो ये जो संख्या हमको मिलेगा, चूंकि हम लोग पढ़ेंगे दशमलव तो परिमेय के अंतर्गत आता है, तो ये परिमेय आना चाहिए। लेकिन इस परिमेय के अंतर्गत को ध्यान ये देना है कि अशांत है अनावर्ती है तो उसको हम लोग अपरिमेय कर देंगे, यानी ये मेरा अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
अशांत अनावर्ती दशमलव। इस तरह का संख्या जहां आपको देखने को मिले उसे आप अपरिमेय संख्या में डाल दीजिए, वो परिमेय नहीं है, लेकिन ये इसका ओरिजिन यही है। इस चीज़ को हम समझाने के लिए इस चीज़ को हम यहाँ पे बता, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे जो कि अब हमको लगता है कि इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को एक ही दिन में कुछ ज़्यादा डोज दे दो, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए धीरे धीरे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार में समझा दिया जाए तो वो फिर बॉन्स होकर निकल जाएगा, और ये चीज़ आपको ध्यान देना है और इसको एकदम बार बार देखना है इस चार्ट को। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और बच्चे कैसे फंस जाते हैं। जैसे कि एक चीज़ तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये अपरिमेय जो है परिमेय के अंतर्गत घुस गया हुआ है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। इस चार्ट के माध्यम से हम समझा दिया आपको। और कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन रहता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या का ही एक हिस्सा है प्राकृतिक संख्या, यानी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या समाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो मेरा जवाब होगा हाँ। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन बोले क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो मेरा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो के मिलने से ही वो पूरा होता है। क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृत और जीरो के मिलने से ये पूरा होता है, तो प्राकृत संख्या के साथ जीरो नहीं है, इसलिए हम इसको पूर्ण संख्या नहीं कर सकते। सभी ये प्राकृत मेरा पूर्ण है, सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण के अंदर जब हम गिनती करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 4 ऐसा चलता रहेगा। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है ये शून्य कैसी संख्या है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा शून्य तो एक पूर्णांक है, लेकिन न ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है न ही ये धनात्मक पूर्णांक है। इस दोनों में से किसी में इसको शामिल नहीं किया जाता। शून्य एक अलग है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक न्यूट्रल है, न तो पॉजिटिव है न ही निगेटिव है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल ये अलग है। इसलिए इसको न तो आप इसमें ले सकते हैं न ही आप इसको ले सकते हैं, इसका एक अलग ही कैटेगरी है। ये पूर्णांक है, शून्य बस एक पूर्णांक है, न ही ऋणात्मक है न ही धनात्मक है। इस तरह की संख्या है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि भिन्न सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि परिमेय का रूप तो ये होता है, तो सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो इसका जवाब मेरा होगा सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं परिमेय के अंतर्गत भिन्न है, भिन्न के अंतर्गत परिमेय नहीं है, क्योंकि परिमेय का 3 पार्ट है और 3 पार्ट में एक पार्ट मेरा भिन्न है, तो इसके अंतर्गत ये आता है। अगर क्वेश्चन पूछे क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न है, तो इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे कि क्या सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ। इसलिए इसको आप चार्ट को ध्यान में रखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इस चार्ट को देखकर उसका उत्तर देंगे कि उस चार्ट में किसके नीचे कौन है। नीचे वाला ऊपर वाले के अंतर्गत आता है, सभी नीचे वाली संख्या ऊपर वाले संख्याओं के अंतर्गत आता है। सभी नीचे वाली संख्याओं को हम लोग ऊपर वाला संख्या कर सकते हैं, लेकिन सभी ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्या के नाम से नहीं जान सकते हैं। ये चीज़ हमको समझाना था यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि हम बताया कि भिन्न दशमलव ये सब के विषय में समझाएंगे, और विभिन्न प्रकार की संख्याएं, जैसे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हुए प्राकृतिक संख्या का, पूर्ण संख्या का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वां भाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या। इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसको आप स्क्रीनशॉट इसका अगर लेकर रख लें तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।